नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और पहली खबर प्रदूषण से जुड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए पराली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कहा है कि किसी भी सूरत में पराली नहीं जलनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि इस मामले में 5 राज्य सरकारें और केंद्र बैठक करें। इस मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई है। राज्यों की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से ये सुनिश्चित करें कि पराली जलाने की घटनाओं में स्थानीय एसएचओ को जिम्मेदार बनाया जाए। एक रिपोर्ट। दिल्ली के आसमान में प्रदूषण के बोझ की मारी हवा और पंजाब में जलाई जा रही पराली। माना जा रहा है कि पराली ही दिल्ली के मौजूदा प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। यही वजह है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों से कहा कि वो पराली जलाना फौरन रोकें। अदालत ने कहा कि राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ये सुनिश्चित करें पराली जलाने की घटनाओं में स्थानीय एसएचओ को जिम्मेदार बनाया जाए। बुधवार को यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत राज्यों और केंद्र की बैठक बुलाई जाए। केंद्र और राज्य सरकार पंजाब में धान की फसल का विकल्प ढूंढे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सब राज्यों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा मुहैया कराना राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारें प्रदूषण को लेकर गंभीर बने। अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि ऑड इवन योजना कब कामयाब रही है, ये बस दिखावा है। दिल्ली में बसें आधी क्षमता से चल रही हैं। नगर निगम का कचरा भी खुले में नहीं जलना चाहिए। दिल्ली सरकार कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखकर आगे कदम उठाएगी। हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको एक बार स्टडी करने के बाद फिर उसके डिटेल प्लानिंग को उसके अनुसार हम बनाएंगे और फिर वो आपके सामने सूचित करेंगे। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा से पराली जलाए जाने के मामले में बीते साल के मुकाबले 40% की कमी दिख रही है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली से ज्यादा जिम्मेदारी दूसरे कारकों की है, लेकिन अदालत की सख्ती के बाद शायद सरकारें प्रदूषण को लेकर संवेदनशील हों। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को चेता दिया है कि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएं। अगर वो नहीं उठाएंगे तो फिर अदालत आदेश जारी करेगी। हल्के अंदाज में भारी बात भी कही है कि जब सरकार बुलडोजर चलाती है तो हम रोक लगाते हैं और अगर हम बुलडोजर चलाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। नोएडा में जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में भी 9 से तक के स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला लिया गया है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 10वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल जाते रहेंगे। एनसीआर में ग्रैप 4 लागू होने के बाद स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। तो ये है सांसों का संकट। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ते इस प्रदूषण पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें व्हाट्सएप करें। नंबर है 9560055787। हम सबसे अच्छे सुझावों को यहाँ रखेंगे। तो हमारे पास सुझाव आने लगे हैं। कानपुर से रमाकांत यादव का सुझाव है कि 50 माइक्रोन के नीचे के पॉलिथीन को बैन कर दिया जाए और पेड़ के पत्तों की धुलाई की जाए। जबकि हापुड़ से अर्श अंसारी का कहना है कि दिल्ली से सटे शहरों में भी पाबंदी लगनी चाहिए। दिल्ली के आसपास के शहरों में पराली जलाई जा रही है। और कोलकाता से गुरसिमरन सिंह ने लिखा है 2 महीने पहले से ही प्रदूषण रोकने की योजना पर अमल। तो आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में जाति आधारित आर्थिक शैक्षणिक सर्वे ने पेश होते ही राजनीति को गरमा दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65% करने का प्रस्ताव रखा है। ईडब्ल्यूएस के 10% को मिलाकर आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 20%
SC और 2% ST, 43% OBC और EBC और 10% EWS आरक्षण शामिल है। सब है रिपोर्टेड आपका कि आज तो पेश हो ही चुका है, तो उसके बारे में बहुत ही संक्षेप में बता देंगे कि इन विषयों पर सभी जानकारी दे दी गई है, लेकिन उसके बाद सभी पार्टियों को अपनी राय देना है। तो जो भी पार्टी के लोग बोल करके एक आदमी बोलेंगे कि एक आदमी बोले, या सुनिए ना, जो बोलेंगे तो उनको जितना बोलना है बोले ना, तो फिर क्या दिक्कत है। इसलिए कृपा करके पहले इनको मैंने जब ही रख दिए, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में ही, बहुत ही संक्षेप में तुरंत बोल देंगे, लेकिन आप अपना पूरे तौर पर रख दीजिए, एक एक पार्टी की राय आ जाएगी सामने। माननीय संसद में सब देखिए, एक बात हम बता देते हैं, सुनिए ना, अरे काहे के लिए सबकी राय से न हुआ है भाई। हालांकि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की भाषा अपमानजनक और क्रूर थी, जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि उनकी बात को गलत अर्थ में लिया जाना चाहिए। वो आबादी नियंत्रण का हवाला दे रहे थे। इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात आई, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में आज 20 सीटों के लिए वोट डाले गए। नक्सल प्रभावित रहे बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर वोट पड़े हैं। इन 20 सीटों पर शाम 5 बजे तक 70.9% वोट पड़े। पहले चरण में भूपेश बघेल सरकार के 3 मंत्रियों के अलावा रमन सिंह समेत उनकी सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। उधर मिजोरम की सभी 40 सीटों पर आज वोट पड़े हैं और यहाँ 75.7% वोट पड़ने का अनुमान है। यहाँ मुख्यमंत्री जोरमथंगा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जीरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बार मिजोरम में बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार मिजोरम चुनाव में एंट्री की और 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के साथ ही आज दूसरे दौर का प्रचार जारी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरजपुर में एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया है और बीजेपी ही इस राज्य को संवारेगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने महादेव ऐप मामले में कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर थी। उन्होंने धमतरी जिले के कुरुद में सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। किसी नेता ने ऐसी घोषणा कर दी जो पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन कर दी कि भाई चुनाव आ रहा है। ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। इन दोनों धर्मों को लड़ा देंगे तो ये सारा एक धर्म हमारे लिए वोट दे देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, जनता जाए भाड़ में। ये हमारी विचारधारा के एकदम खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सब एकजुट हों। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज 3 राज्यों का तूफानी दौरा किया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए शाम को तेलंगाना पहुंचे। हैदराबाद में रोड शो करते हुए रैली स्थल पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और बीआरएस को
परिवारवादी पार्टी बताते हुए कहा कि वो किसी और को सीएम नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बीजेपी सत्ता में आई तो पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री होगा। यहां तो बीआरएस की दो टीमें तो साफ दिखती हैं, एक पर्दे के पीछे सी टीम भी है। ये कांग्रेस का सी है ना, ये सी बीआरएस की सी टीम है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों के ही डीएनए में 3 बातें कॉमन है। एक, परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हीरालाल समारिया को पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनाने को लेकर बुलाई गई बैठक का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति के रूप में हम चाहते थे, कांग्रेस ने तब उसका भी घनघोर विरोध किया। पहली बार कब मैं दिल्ली था, चुनावी दौरा कैंसिल करके गया था, मीटिंग के लिए गया था और हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में राजस्थान के एक दलित को पहली बार उसका अध्यक्ष बनाया है। और एक कांग्रेस वाले देखिए, मीटिंग में उनको आना था, मीटिंग का उनको निमंत्रण गया था, समय से पहले गया था, उन पर फोन पे बात हुई थी, लेकिन जब उनको पता चला कि एक दलित अध्यक्ष बनने वाला है, उन्होंने मीटिंग के ही बहिष्कार कर दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्य सूचना आयुक्त के चयन की बैठक में वो नहीं आए थे। अब उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया। अधीर रंजन चौधरी ने लिखा है कि मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का मामला है। मैं भी चयन समिति में, लेकिन मुझे अंधेरे में रखा गया। चयन के बारे में ना सलाह ली गई और ना ही जानकारी दी गई। लोकतांत्रिक मानदंडों, रीति रिवाजों, प्रक्रियाओं को ताक पर रखा गया। बैठक, चयन और शपथ सब कुछ ही घंटों में हो गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है तो क्या होगा, कैसे चलेगी सरकार? आम आदमी पार्टी विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि कुछ भी हो जाए, अगर ईडी गिरफ्तार भी कर लेती है तो भी वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। क्या ये संभव है? एक रिपोर्ट। चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो क्या देश के इतिहास में पहली बार कोई मौजूदा मुख्यमंत्री गिरफ्तार होगा और पहली बार ही कोई सरकार जेल से चलेगी? आम आदमी पार्टी विधायकों ने केजरीवाल के साथ बैठक करके कहा कि ये केंद्र सरकार की साजिश है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी से गिरफ्तार करवाकर सत्ता से हटाया जाए। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार केजरीवाल ही चलाएं, चाहे जेल से चलानी पड़े। ये बहुत संभव है, जिस तरह से उनके घर पे अभी फाइलें जाती हैं, फाइल साइन होके आती हैं, ऐसी उनके पास जेल में जाया करेंगी, फाइलें साइन होके आया करेंगी। कैबिनेट की मीटिंग हुआ करेगी तो हम लोग जाके कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ करेंगे, उसमें जो फैसले होंगे उनको क्रियान्वित करेंगे। हालांकि पार्टी के मुताबिक केजरीवाल इस पर पार्टी के अन्य विधायकों और पार्षदों से चर्चा करके फैसला करेंगे, लेकिन बीजेपी इसे केजरीवाल का विक्टिम कार्ड बता रही है। अब विक्टिम कार्ड खेलते रहे, दिल्ली की जनता की आंखों में फिर से वो भ्रमित करने वाला धूल झोंकने की कोशिश किए, विधानसभा का दुरुपयोग किए, और ये सब कुछ कहते हुए आप शायद भूल गए कि आप जो कह रहे हैं वो भी झूठ है, कि अब हम जेल से फाइल साइन करेंगे। आप तो फाइल साइन करते ही नहीं है, आपके पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो जब कोई पोर्टफोलियो नहीं, डिपार्टमेंट ही नहीं, तो आप कौन सी फाइल साइन करेंगे जिसके लिए आप इतना इमोशन दे रहे हैं?
जानकारों के मुताबिक अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार भी कर ले तो भी वो मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे इसको लेकर सवाल हैं। कंटिन्यू तो करेंगे, ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे, मगर आप अपना काम कैसे करेंगे? वहाँ चीफ मिनिस्टर का काम सिर्फ फाइलें साइन करना नहीं है, कैबिनेट मीटिंग में प्रिजाइड करना होता है, एलजी के साथ मीटिंग्स होती हैं, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो सकती है, और दूसरे सब चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हो सकती है, बहुत सारे और काम हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर को करने पड़ते हैं, तो वो आप काम कैसे करेंगे? हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इसके लिए अदालत का रुख करेंगे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर देश में पहली बार कोई मौजूदा मुख्यमंत्री यानी पद पर रहते हुए कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है तो फिर पहली बार कोई सरकार भी जेल से चल सकती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की राजधानी पटना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रही थी। उनको रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार मारी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार समय समय पर उनका वेतन बढ़ाए और कुछ सुविधाओं की भी मांग कर रहे थे। बांग्लादेश से लगती सीमा से घुसपैठ और तस्करी रोकने में बीएसएफ को एक नए मददगार मिले। मधुमक्खियां। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बीएसएफ ने एक अनूठा प्रयोग किया है। प्राइवेट विलेज प्रोग्राम के तहत स्थानीय लोगों की मदद से बाढ़ के पास मधुमक्खी पालन का काम किया जा रहा है। इससे लोगों को घर बैठे रोजगार भी मिलेगा और घुसपैठ पर भी एक तरह से विराम लगेगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर की है, जिसमें 2217 पश्चिम बंगाल से लगती है। और इसी के साथ न्यूज़ एट में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।